हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे एमएडी2 सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां। टॉपिक है मरुस्थलीकरण तथा सूखे के क्या कारण हैं, इससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। मरुस्थलीकरण और सूखे की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए बात करते हैं मरुस्थलीकरण और सूखा क्या होता है। मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अर्ध शुष्क एवं अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जिसमें प्राकृतिक क्रियाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों दोनों की भूमिका होती है। तो मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जहाँ पर शुष्क, अर्ध शुष्क और अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में थे, जहाँ पर वर्षा बहुत कम पाई जाती है और जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है, जैसे कि रेतीला, जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा का अभाव पाया जाता है, नदियों का अभाव पाया जाता है और जहाँ पर केवल रेगिस्तान पाया जाता है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वास्तव में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया जो उत्पन्न की है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा, जो प्राकृतिक क्रियाएं, जैसे मानव के द्वारा जो प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की जाती है, उससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत वर्षा व तापमान का आसमान वितरण एवं उच्च तापमान के साथ न्यूनतम वर्षा होना, जबकि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत भूमिगत जल का अत्यधिक इस्तेमाल, औद्योगिक गतिविधियों के लिए नदियों का रास्ता बदलना और अत्यधिक पशुचारण मरुस्थलीकरण के कारण है। इसके अंदर बच्चों मैंने दो बात बताई, एक प्राकृतिक क्रिया बताई थी और एक मानवीय क्रिया। यानी प्राकृतिक क्रिया और मानवीय क्रियाओं से ही मरुस्थलीकरण और सूखे को बढ़ावा मिलता है। तो प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राकृतिक क्रियाएं वे होती है जैसे कि वर्षा व तापमान का आसमान वितरण, कि वर्षा नहीं हो रही, किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही है, किसी पे नहीं हो रही है। जब वर्षा नहीं होगी जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर शुष्क जलवायु आएगी और वहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव होगा, क्योंकि जल मिलेगा ही नहीं, तो रेगिस्तान बनेगा। एक तो प्राकृतिक क्रियाओं में वर्षा, तापमान का जो आसमान वितरण होता है, या उच्च तापमान या न्यूनतम वर्षा होना, ये सब प्राकृतिक क्रिया होती है। जबकि मानवीय क्रियाएं के अंतर्गत जैसे ही भूमिगत जल, जैसे कि ज़्यादा हम भूमि से जो जल लेते हैं अत्यधिक सिंचाई के लिए, उसको हम बर्बाद करते हैं, तो भूमि के अंदर नीचे की तरफ पानी का अभाव हो जाता है, कम पड़ जाता है। जहाँ पर दूसरी बात ये कि औद्योगिक गतिविधियाँ करते, बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, नदियों का मार्ग बदल लेते हैं और अत्यधिक पशुचारण करते हैं। जिस जमीन पर हम ज़्यादा पशुपालन अत्यधिक करते हैं, तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण जो है अपना रूप ले लेता है और जिससे वहाँ पर सूखे को बढ़ावा मिलता है। मरुस्थलीकरण की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है। विश्व के लगभग 10 खरब लोग निर्धन वर्ग में शामिल हैं तथा वे अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर आश्रित हैं। क्योंकि मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अधिकतर जो कम से कम 10 खरब जो लोग हैं निर्धन, वो भूमि पर आश्रित हैं, इसलिए वो भूमि का इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक पशुचारण के लिए करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुस्थलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव अफ्रीका में देखने को मिला है, किंतु उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, चीन तथा दूसरे देशों में भयंकर सूखे की समस्या इस बात की ओर संकेत करती है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मरुस्थलीकरण की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। इसलिए ये एक विश्वव्यापी समस्या है, क्योंकि मरुस्थलीकरण जमीन का अत्यधिक इस्तेमाल करना, नदियों को बदलना, नदियों का जो मार्ग है उसे बदलना। आप देखते हो सिंचाई के लिए और औद्योगिकरण के लिए हम नदियों का मार्ग बदल लेते हैं, तो जहाँ से नदियाँ जा रही हैं और वहाँ से नदियों को हम काट लेते हैं, तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, वर्षा शुष्क जलवायु होने के कारण वर्षा नहीं होती, यानी यहाँ पर प्राकृतिक क्रिया और मानवीय क्रिया दोनों ही जिम्मेदार हैं मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए। अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण तथा सूखे के कारण क्या है। पहला कारण सूखे का यानी मरुस्थलीकरण का होने का कारण अत्यधिक गर्मी के कारण हवा में जलधारा की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वर्षा नहीं होती। जब यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और यहाँ पर लू चलने लग जाती है, यानी जलधाराएं बिल्कुल शुष्क हो जाती, शक्ति बढ़ जाती है, जिसमें वर्षा नहीं होती और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर गर्म हवा, तेजी से हवा चलने के कारण वर्षा नहीं होती और वर्षा के अभाव में जहाँ पर जिस जमीन पर पानी नहीं पड़ेगा तो वो तो शुष्क यानी मरुस्थलीय या सूखा तो पड़ेगा ही। दूसरा है सूखे की अधिकता के कारण वनस्पति आवरण कम हो जाता है। जब सूखा ज़्यादा होता है, शुष्क हवाएं चलती हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी वनस्पति पैदा नहीं होती और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। बड़े स्तर पर वनों को
काटना भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित करने और मानवीय अपनी आवश्यकताओं के लिए जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वनों की कटाई करते हैं, इसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण और सूखे को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी वृक्षों को कटाव बढ़ गया है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ने से एक तो पहली बात है उनकी मांगें बढ़ गई और दूसरा उनको रहने के लिए बड़े बड़े जगह मुहैया कराई जाती है, जिसकी वजह से वृक्षों को काटना पड़ता है। मानव के रहने की जगह कम पड़ गई रही है, इसलिए उन्हें बसाने के लिए वनों को सफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थली और सूखे की समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल से वर्तमान तक मनुष्य स्थानांतरण कृषि कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य, अगर हम प्राचीन काल की बात देखें आदिकाल से, कि मनुष्य एक स्थान पर कृषि करता है, जब उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वर क्षमता जब खत्म हो जाती है, तो वो दूसरी जगह पर वृक्ष काट के वहाँ पर कृषि करने लग जाता है। नहीं, वो एक तरह से झूम खेती करता है। एक खेती करी, बंजर होगी, दूसरी जगह पर चला गया, वहाँ वृक्षों को काटा, वहाँ कृषि करी, वहाँ बंजर होगी तो वो तीसरी जगह चला गया। इस तरह से स्थानांतर कृषि कर रहा है, जिसकी वजह से सूखा और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इस कृषि में जब एक जगह की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो मनुष्य दूसरी जगह वृक्षों को काटकर वहाँ पर कृषि का कार्य करता है, जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट से, जब हम किसी जगह पर किसी भूमि को अनियंत्रित तरीके से उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अत्यधिक पशु चराई करते हैं, तो वहाँ भूमि की जो शक्ति है वो कमी हो जाती है, यानी भूमि की शक्ति कम हो जाती है। इस कारण भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये जो सभी हमने कारण पढ़े वो मरुस्थलीकरण और आपके सूखे के कारण पड़े थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारी समस्याएं हम प्राकृतिक क्रियाएं और मानवीय क्रियाओं के कारण संभव और सूखे को रोकने के उपाय। जैसा कि स्टूडेंट, मरुस्थलीकरण को अगर हमें रोकना है और सूखे को रोकना है, तो उसके लिए हमें मरुस्थली जो क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पति की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, और यहाँ पर मरुस्थली जो क्षेत्र है उसमें वनस्पति को अत्यधिक बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है, चारागाह का विकास करना चाहिए, ताकि जो पशु जो जगह जगह जाकर पशु चराई करते हैं उसको रोककर पशुओं को एक स्थान पर पशुओं के लिए जगह उपलब्ध करनी चाहिए, और वहाँ पर उसके चारा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो पशु है वो जगह जगह जाकर वो पशु चारण ना कर सके, और अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट है, उचित प्रबंधन द्वारा भूमि संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है, उपलब्ध जल का उचित उपयोग करना चाहिए, यानी जो भूमिगत जल है उसको सेव कर यानी उसको कम यूज़ में लेकर वर्षा के जलों को यूज़ में लेना चाहिए, यानी भूमिगत जो जल है उसका संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण की समस्या के प्रति विभिन्न संचार माध्यमों की सहायता से जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए। लोगों को नए नए जन जागरूकता यानी जनता के बीच में जाकर उनको जागरूक करना चाहिए, ताकि मरुस्थल और सूखा किन कारणों से होता है, किन कारणों से नहीं होता, और लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी देनी चाहिए। फिर मरुस्थली के क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाना चाहिए, और नेक्स्ट मिट्टी के अपरदन को रोका जाना चाहिए। ये सारी बातें जो हमने बात करी, ये सब मरुस्थलीकरण के उपाय थे। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।